हेलो स्टूडेंट। आज क्लास ट्वेल्थ और क्लास ट्वेल्थ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात की थी बेटा कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना, उसे उसके प्रीडिसेसर्स लीग ऑफ नेशंस के बारे में बात की और लीग ऑफ नेशन की क्या कमियां थी जिसकी वजह से 1945 में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना करनी पड़ी। ये आप देख चुके हो, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद में उसके बारे में हमने बात की, आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत क्यों है। उसके बाद में हमने बात की, इससे पिछली जो क्लास की बात कर रहे हैं उसमें हमने बात की कि संयुक्त राष्ट्र संघ के डेवलपमेंट को हमने देखा। डेवलपमेंट के बाद में हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक्सपेंशन की बात की कि इसका जो विस्तार होना चाहिए, और विस्तार होने के लिए दो हमने देखा कि एक तो स्ट्रक्चरल एंड द प्रोसीजरल रिफॉर्म्स के बारे में बात की कि प्रक्रियात्मक इसके जो सुधार के बारे में बात किया गया, और दूसरा उसके जुरिस्डिक्शन के बारे में बात किया गया कि न्यायाधिकार एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र संघ को करना क्या चाहिए उसके बारे में। देखो, अलग अलग कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपेंशन के उसके विस्तार के फेवर भी नहीं है। वहीं जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, वो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार हो, और बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है वो चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो पैसा चुकाना पड़ता है, वो लिस्टेड डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री वो नहीं चुका रहे हैं। तो उसके बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे भारत के बारे में कि भारत का क्या पक्ष है इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स के। आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए, इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि ये तो आप अच्छे से जानते हो कि टोटल आज के दिन अगर देखें जो यूएन की जनरल असेंबली में मेंबर्स की जो संख्या है वो 1945 में जो 51 हुआ करती थी, आज ये देश जो टोटल 2024 की बात करें तो 193 देश है, और 193 देश है। 193 देश होने के बाद में भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो सिर्फ 5 ही है, और नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या 10 है। ये 1965 के बाद में ये भी नहीं बढ़ी है। तो भारत इसी के बारे में बात करेगा। भारत बात करेगा कि यूएन को काम क्या करना चाहिए, यूएन का जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेगा। भारत बात करेगा इसके एक्सपेंशन के बारे में, विस्तार के बारे में कि विस्तार हो भी तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 स्थायी मेंबर है इनका विस्तार होना चाहिए, साथ ही साथ जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनका विस्तार होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दो चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है, एक तो इसके क्षेत्राधिकार को लेकर, दूसरा इसके एक्सपेंशन को लेकर। आज के टॉपिक के बारे में बेटा किसी तरह की क्लैरिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंडिया का पक्ष देख रहे हैं। इंडिया यूएन के अंदर रिफॉर्म्स होना चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन इंडिया का अपना क्या पक्ष है उसके बारे में हमको आज के टॉपिक में बात करनी है। तो इंडिया का कहना है कि रोल ऑफ द यूएन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट द कोऑपरेशन। देखो, भारत का कहना है कि जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसको विश्व के देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, और सभी देशों का विकास हो इसके ऊपर काम करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को। ये भारत का अपना पक्ष है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पीस एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कर रहा है। उनका, भारत का यह पक्ष है कि भाई अगर देशों के बीच में संसाधनों का बराबर से बंटवारा हो जाएगा, सबकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक होगी, डेवलपमेंट होगा, आपस में देशों में कोऑपरेशन होगा, तो अपने आप जो है शांति एस्टेब्लिश हो जाएगी, विश्व में शांति होगी, ठीक है ना। जबकि यूएन कहता है, यूएन का मेन फंक्शन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पीस एस्टेब्लिश करना। भारत कहता है कि पीस तो अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगी, बस करना क्या है,
यूनाइटेड नेशन को सभी देशों के डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, सभी देशों के बीच में कोऑपरेशन हो, तो अपने आप शामिल। क्या ये बात आपको क्लियर है बेटा? चलो बताइए, बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला है कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। भारत का कहना है कि जो सुरक्षा परिषद है, आपको पता है बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ताकतवर जो है, जिसके पास शक्ति है, वो है आपकी सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद का जो कंपोजिशन है उसके बारे में तो अभी हमने बात की है कि उसके अंदर 5 स्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्यों के पास में वीटो की पावर है और नॉन परमानेंट मेंबर्स है। नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या 10 है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो तो 2 वर्ष के लिए होता है, दैट इज आल्सो ऑन द रोटेशन बेसिस। तो ये जो है या फिर ये है, इनका विस्तार होना चाहिए, भारत का कहना है। अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि विश्व का परिदृश्य काफी बदल चुका है। जब 1945 में विश्व कैसा दिखाई देता था, तब तो जो देशों की संख्या काफी कम थी। आज 193 देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं। तो आज 193 देश होने के बावजूद भी सिर्फ 5 ही देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर क्यों ही सिर्फ 10 अस्थायी मेंबर क्यों? इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, ये भारत का पक्ष है। यहां तक क्लियर है? अब क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता को, रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो, एक तरफ तो यूएन प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को, रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, तो क्यों नहीं यूएन में खुद अपने आप में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 193 देश होने के बाद में क्यों सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर के पास ही वीटो पावर? क्यों सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर 10? तो इनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि इनकी संख्या 1965 के बाद में वो भी सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ी थी, आज तक नहीं बढ़ी है। ये भारत का पक्ष है। तो अभी तक हमने 2 बात की, रोल ऑफ द यूएन इन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड द कोऑपरेशन, कि यूएन को किस तरह से विश्व के अंदर विकास और विश्व के अंदर सहयोग को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, इनका विस्तार नहीं हुआ है, इनका विस्तार होना चाहिए। ये विस्तार के अंदर भारत भी एक दावेदार के रूप में उभर के आता है कि भारत अपने आप में किस तरह से दावेदार है, उसको भी देखते हैं। तो इंडिया सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड द नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो अब देखते हैं कि ऑब्वियसली भारत का क्या कहना है कि भारत क्यों इस आधार पर अपनी दावेदारी दिखाता है कि परमानेंट मेंबर्स भारत को भी बनाया जाना चाहिए। या आप देखो, और भी बाकी देश दावेदार हो सकते हैं, लेकिन जब हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत का अपना क्या पक्ष है, तो उसमें तो हम भारत की बात करेंगे ना। तो जो हमने क्राइटेरिया देखा था, उस क्राइटेरिया में कहा था कि वो एक इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। जो भी देश है, अगर विस्तार होता है तो आर्थिक रूप से काफी ताकतवर देश होना चाहिए, तो भारत इसके ऊपर भी खरा उतरता है। दूसरी बात होती है वो सैनिक दृष्टि से, मिलिट्री पावर होनी चाहिए। तो सैनिक दृष्टि से भी देखें तो भारत में अपने आप में एक परमाणु संपन्न देश भी है और भारत की सेना भी अच्छी खासी ताकतवर है। तीसरी बात आती है कि ज्योग्राफिकल एरिया, तो भारत के पास में जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भी भारत का काफी अच्छा खासा बड़ा है, भूगोल भी, ज्योग्राफिकल एरिया भी। बात आए जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन की देखें तो भारत की जनसंख्या है वो भी काफी विश्व के अंदर आज के दिन देखा जाए तो भारत की जनसंख्या कम नहीं है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो प्रजातंत्र, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे मानव अधिकारों का उल्लंघन की बात करें, वो भी आपने देखा था कि कंडीशन है कि मानव अधिकारों का जहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाए, तो भारत के अंदर भी मानव अधिकारों का सम्मान नहीं होता है। किसी तरह के मानव अधिकारों की कोई खास बड़ी बात तो नहीं है जहाँ पे। और बात होती है यूनाइटेड नेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन की, तो हमारा भी योगदान कम नहीं है।
जिस तरह की हमारी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से हम लगातार इसके अंदर योगदान करते रहे। इसके बाद में आता है कि यूएन पीस कीपिंग के अंदर तो भारत भी यूएन संयुक्त राष्ट्र के जितने भी अभियान होते हैं, जब भी हमसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कभी भी अगर हमसे पूछा गया है, कहा गया है, तो हमने बढ़ चढ़ के संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो शांति स्थापना करने के लिए सेना भेजी जाती है उसमें हम लगातार अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं। तो ये आपने आज के टॉपिक में बात की हमने इंडिया एंड द यूएन, मतलब भारत और संयुक्त राष्ट्र को लेकर भारत हमेशा पक्ष में रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूती दी जानी चाहिए। जो यूएन के द्वारा जो आप डायरेक्शन है, दिशा निर्देश है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, सभी को यूएन की बातें माननी चाहिए। भारत इसके पक्ष में है क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि विश्व के अंदर शांति बनी रह सकती है, तो भारत है। लेकिन भारत जो भी अगर फर्दर आगे यूएन का एक्सपेंशन, भारत का कहना है कि होना ही चाहिए और जल्दी होना चाहिए, और अगर इसका विस्तार होता है परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों तरह के मेंबर्स को बढ़ाया जाना चाहिए, और जो भी यूएन के द्वारा क्राइटेरिया रखा गया है उसको भारत पूरी तरह से फुलफिल करता है। आर्थिक रूप से भारत एक इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, ज्योग्राफिकल एरिया भारत के पास अच्छा खासा है, पॉपुलेशन भारत चाइना को भी सरपास कर जाता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, पाकिस्तान के जैसे तो नहीं है। भारत 1947 में बना, तब से डेमोक्रेसी यहाँ पर एस्टैब्लिश है, ह्यूमन राइट का यहाँ पे रिस्पेक्ट होता है, वायलेशन नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन के देखें, आर्थिक सहयोग की बात करें तो यूएन को आर्थिक सहयोग भी करता रहे, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उनके अंदर भी भारत का अच्छा रोल है। ठीक है, तो ये आप इसको कर लेना, ऑनलाइन क्लासेस को भी अटेंड करते रहो, लगातार करते रहिए, जल्दी ही अपनी आप ऑफलाइन में आ जाएंगे, स्कूल कैंपस में आ जाएंगे और यहाँ पर रिवीजन करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे जो डेट शीट है एनुअल एग्जामिनेशन की वो भी आ चुकी है, और 22 मार्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 मार्च को आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। एक बार डेट शीट को देख लेना, सभी सब्जेक्ट अपना देख लेना, प्रिपरेशन आपका कंटिन्यूअस चलना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।